वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 111 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में सही कथन है। गुप्त शासक महेंद्रगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। कई बार प्रश्न बने एग्जाम्स में नालंदा विश्वविद्यालय से। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी ना इसकी स्थापना, तो यहाँ महेंद्रादित्य लिखा है, लेकिन महेंद्रादित्य ही कुमारगुप्त प्रथम है, याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य के विलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसको भी याद रखिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए। हूणों का आक्रमण, सामंतों का विद्रोह। देखिए, स्कंदगुप्त ने तो हूणों को पराजित कर दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वो हूणों का सामना नहीं कर पाए, तो ये कथन सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए, बिल्कुल। सामंतों का विद्रोह, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन होगा इसका, जिसमें ऑप्शन उसमें भी होगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। स्कंदगुप्त ने हूणों से कड़ा मुकाबला किया, परंतु स्कंदगुप्त बाद के उत्तराधिकारी हूणों का सामना नहीं कर पाए। ठीक है। बहुत पूछा जाता है हूणों को किसने हराया। स्कंदगुप्त ने। गुप्त शासकों के सामंतों ने विद्रोह कर साम्राज्य को कमजोर बना दिया। उत्तरी बंगाल में नियुक्त सामंतों ने विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू कर दिया था। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। दिनार के नाम से पुकारा जाता था। देखिए, प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को ही कहा जाता है, भी है इसका आंसर। देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यह काल साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और राजनीतिक एकता का काल था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है ऐरण से। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का कई बार एग्जाम से पूछा गया। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ऐरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया, मतलब कानून बना दिया इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। यह है क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन हो गया। नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये जापान में हुआ था, जापान के क्योटो में। देखिए, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। प्रभावी पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कब प्रभावी हुआ। ये सारे प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे, नागोया किससे, कार्टाजेना किससे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्टाजेना बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से।
जलवायु परिवर्तन से था ना ऊपर, तो ऊपर के तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं, सही जो नहीं है वो डी है इसका आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर यानी हमारे क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन से होता है, जल वाष्प से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता, CO से नहीं होता है। देखिए, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हैं जलवाष्प, वाटर वेपर बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये वायु प्रदूषक है, याद रखना है इसको। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदाहरित वन यानी इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, सदाबहार वन, कुछ भी कह लो, और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मतलब ये तीनों संयोजन इनमें से किस क्षेत्र में मिलेगा आपको? ये मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डी है इसका आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव फॉरेस्ट, सदापर्णी कह लो इनको, या उष्णकटिबंधीय सदाहरित कह लो, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कह लो, अंग्रेजी में एक ही नाम रहता है हमेशा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और पर्णपाती वन, ये तीनों के तीनों मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है ये। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, जिसे पक्के वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, पूर्वी हिमालय की तलहटी में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड एनिमल सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व इंग्लिश में। देखिए, जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना है। ये जो क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को संरक्षित करने, अनुसंधान और निगरानी को बढ़ावा देने तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधा और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, क्या कहलाता है वो? ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन या ग्रीन कार्बन? वो है ग्रीन कार्बन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधा और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो कहलाता है ग्रीन कार्बन। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 है। देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। 1972 बोला, 4 बोला है? 1972 सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? सभी को पता होगा इसका उत्तर, सुंदरलाल बहुगुणा को। देखिए, 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला संबंध हमें कहाँ देखने को मिलता है? ताजमहल में, ये है इसका आंसर। आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान तथा मध्य एशिया से इंजीनियरों को
डिज़ाइनरों को और वास्तुकारों को एकत्रित किया था? ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी तथा मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। 12वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना। ये है भारतीय क्रांतिकारी जिस स्थान पर उनको फांसी हुई थी, और ये है आपके कूट, इसको सम्मिलित कर दीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी गोंडा में। रोशन सिंह को फांसी हुई थी फैजाबाद। हाँ, रोशन सिंह को फांसी हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या। ए का 3, बी का 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। काकोरी कांड था पहले, इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर 2021 में कर दिया षड्यंत्र। तो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ ये। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, या काकोरी षड्यंत्र कह लो इसको। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? भगत सिंह का कथन है। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की अवधि के रूप में अपनाए गए? असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका उत्तर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं है, लंदन इंडिया एसोसिएशन नहीं है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, इंडियन एसोसिएशन है। सी है इसका आंसर। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में। और 1886 में बिना किसी कठिनाई के सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। तो ये 20 प्रश्न थे, इसमें हिस्ट्री और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ये पुनरावृत्ति होती रहती है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। पीडीएफ ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।